भारतीय बैंक का अरबों रुपया लेकर फरार मेहुल चोकसी क्या भारत आ सकेगा? इस सस्पेंस में आज पर्दा हट सकता है, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक चोकसी केस पर आज शाम 6:30 बजे एक बार फिर से डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के आदेश में चोकसी को कल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स में व्हील चेयर पर बीमार सा दिखने वाला ये शख्स भारत का भगोड़ा अरबपति हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी है। कल डोमिनिका हाई कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मेहुल चोकसी को पेश किया गया, जहां डोमिनिका में मेहुल चोकसी की गैर कानूनी एंट्री पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 14 जून को अगली तारीख तय की। इससे पहले मेहुल चोकसी की अर्जी पर डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 3 घंटे चली सुनवाई के दौरान जज ने आदेश दिया कि मेहुल चोकसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। The courtroom in Roseau, Dominica, where Michal Chokshi matter came at the magistrate's court in Roseau. He has been charged for illegally entering into Dominica somewhere around the 23rd or thereabout of May in 2021. The charge was read to him. He pleaded not guilty. तो क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई की वजह से मेहुल चोकसी को भारत लाने का इंतजार लंबा हो जाएगा? इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है। मेहुल के हैबियस कॉर्पस की अपील पर आज डोमिनिका हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है कि वो एंटीगा भेजा जाएगा या फिर भारत। सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगी। वहां पर कोर्ट में ये क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल मिस्टर मेहुल चोकसी की हैबियस कॉर्पस लगी हुई है। कोर्ट के सामने सिंपल ये क्वेश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था, तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहां पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। डोमिनिका की हाई कोर्ट में कल हुई सुनवाई में मेहुल चोकसी जूम लिंक के जरिए पेश हुआ था। डोमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी की तरफ से दलील दी गई कि डोमिनिका की पुलिस कस्टडी में वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। उसने कहा कि वो एंटीगा लौटने का अपना खर्च उठाने को तैयार है। सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार के वकीलों ने मजबूती से भारत का साथ दिया और मेहुल चोकसी को तगड़ा झटका देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट से गुजारिश की कि मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज करते हुए उसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। वहीं मेहुल चोकसी के वकीलों ने इस बात को लेकर दावा किया कि दरअसल भारत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहिए। मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की अदालती कार्रवाई लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मेहुल को भारत लाने की भारत की कोशिशें मजबूत होती दिख रही है। 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में वहां की सरकार की ओर से कहा गया कि मेहुल चोकसी ने हेबियस कॉर्पस की जो याचिका डाली है उसका कोई आधार नहीं है। मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाना चाहिए। डोमिनिका से पहले एंटीगा की सरकार भी मेहुल चोकसी को भारत भेजने की रजामंदी दे चुकी है, लेकिन मेहुल चोकसी की सबसे बड़ी दलील यही है कि वो भारत का नागरिक नहीं है, उसके पास एंटीगा की नागरिकता है, लिहाजा वो भारत भेजा ही नहीं जा सकता। डोमिनिका से कलाइबल बैप्टिस्ट और गेल पेरिलून के साथ गीता मोहन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। डोमिनिका में मेहुल चोकसी कैसे पकड़ा गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो गर्लफ्रेंड लेकर वहां सैर सपाटा करने पहुंचा था? क्या उसे अगवा किया गया था? इसे लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज तक ने सवालों पर सीधे मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति से बातचीत की, उनसे सवाल किए। सुनिए इस बातचीत के अंश। है अंशा जी, वो गए नहीं है, ही वॉज किडनैप्ड। अच्छा, उनको घर से किडनैप करके ले जाया गया है? घर से किडनैप नहीं किया है, घर से वो निकले डिनर पे जाने के लिए, और वो जो एक बाबरा करके लड़की है वो डिनर में ज्वाइन करने वाली थी,
एंड वहां से उसने बोला 1 मिनट, आप वो पिकअप करने के लिए गए, 5:10 को यहाँ घर से निकले हैं एंड वहां पे उनको बोला 1 मिनट आप आइए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। वो कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी एंड ही वेंट इन, दोनों बाजू के दरवाजे खुले थे एंड वहां से उनको किडनैप किया। कौन थी ये लड़की? कोई बाबरा नेम्ड लड़की है। आप जो इमेजेस रन करते हैं वो गलत है, वो लड़की नहीं है। अच्छा, तो उनके साथ डिनर करने वाले थे, तो आप तो जानती होंगी वो कौन है? नहीं, आई हैव नॉट मेट हर। वो एंटीगा में अगस्त में आई थी, एक वीक के लिए हमारे बाजू में। वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट 1 वीक के लिए, 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी 1 वीक के लिए एंड देन अभी आई है। तो मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए देश की जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम डोमिनिका में मौजूद है। इसमें सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के भी लोग शामिल हैं। चौकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई है, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड है। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए ये अधिकारी बॉम्बार्डियर ग्लोबल 500 जेट से गए हैं। जरा इसका खर्चा भी देख लीजिए। इस विमान का 1 घंटे का किराया करीब 8,46,000 रुपए है और एंटीगा जाने में 16 से 17 घंटे लगते हैं। इस लिहाज से एक तरफ का किराया करीब 1.5 करोड़ बैठता है। रूट अलग होने की वजह से आने का किराया 3.25 करोड़ है, यानी सिर्फ विमान का किराया अगर जोड़ लें तो 4 से 4.5 करोड़ के बीच बैठता है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है और इसमें अतिरिक्त खर्च भी शामिल होगा। मसलन विमान जिस देश से गुजरता है उस देश को 5,11,000 रुपए फ्लाइंग चार्ज देना होता है। इसी तरह से ईंधन भराने के लिए विमान को मैड्रिड में उतरने पर एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस के रूप में करीब 1 लाख रुपए चार्जेस देने होते हैं। एक तरफ मेहुल चौकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां। चौकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चौकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चौकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में ये साबित किया जाना था कि मेहुल चौकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है। इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चौकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चौकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चौकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक एक परत जानती हैं, जिसमें चौकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चौकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चौकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चौकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस
डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन डोमिनिका के इंडिपेंडेंट अटॉर्नी हेनरी शिलिंगफोर्ड इन दलीलों से सहमत नहीं है। शिलिंगफोर्ड के मुताबिक पूरे केस से वो हैरान है। अगर मेहुल चौकसी गैर कानूनी रूप से डोमिनिका घुसा तो इसमें कसूर बोट के कैप्टन का है, क्योंकि बोट की अवैध एंट्री के लिए कैप्टन कसूरवार है कि बोट का मुसाफिर। What I've been really struck at is that a man was arrested because he arrived on a boat. And in law, the captain is responsible for everything on the boat. Passengers, everything on the boat. And so that the captain was not arrested for somebody like that, or the captain isn't implicated in any way, I don't even know if he's still in the country, or the boat is still in the country, seems extremely odd legally to me. Whether he was kidnapped and the captain is more involved, abducted, or he was just being brought over and that he was being hired. I don't know, but that's my fundamental point, because it'd be hard for me to go into all the details. I don't know what the charge is, why he's being held. And so I'm totally at a loss, but having looked at the matter as an attorney, I'm struck that the captain has never been interviewed, or never heard of him. I don't even know his name, but I know the name of the boat. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि दक्षिण कश्मीर के त्राल से आ रही है, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान 2 आतंकी वारदात हुई हैं। बुधवार शाम को आतंकियों ने त्राल के काउंसलर राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या की, जबकि लाल की एसओजी कैंपस में पुलिस से हथियार छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग करने वाले ओजीडब्ल्यू को भी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। राकेश पंडिता का परिवार पार्थिव शव को लेकर जम्मू आ चुका है और यहां विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी नेता राकेश पंडिता के जम्मू निवास स्थान पर, और उनका पार्थिव शरीर जो है वो श्रीनगर से यहाँ लाया गया है। अब यहाँ पर जो है परिवार जो है अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारी कर रहा है, जो भी यहाँ पर रिचुअल्स है उनको पूरा कर रहा है। हम यहाँ पर इनके जो कुछ शोकाकुल परिवार के जो सदस्य हैं इनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस समय जो जुड़ चुके हैं यहाँ पर राकेश पंडिता जी के ब्रदर इन लॉ, उनके साले साहब, हम इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? संजय रैना। संजय जी, हम समझ सकते हैं इस समय आप काफ़ी पीड़ा में हैं, दुख की घड़ी है आपके पूरे परिवार के लिए, और हमारी सांत्वनाएं भी आपके साथ है, सहानुभूति भी आपके साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राकेश पंडिता ने इतनी दिलेरी दिखाई, वो कश्मीर घाटी गए, चुनाव लड़े, तो आतंकवादियों का मतलब क्या मकसद रहा होगा कि उनको टारगेट किया गया? इस वक्त जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है श्रीनगर की, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ रह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ में, जो अगर वहाँ पर कोई भी कार्य जैसे चले, गवर्नमेंट का कोई भी काम चले, उसको वो चाहते हैं कि वो बर्बाद करना। बाकी कुछ सेंसिटिव लोग भी हैं जिनकी वजह से ये भी उस चीज़ में आ गए, वहाँ पर बहुत बड़े काम किए उन्होंने, और जिसके नज़रिए से उनको भी ये चलता था कि वहाँ पर सारे वो है। अब कानपुर की खबर का रुख करेंगे, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को भगाए जाने का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके के एक निजी गेस्ट हाउस में कानपुर दक्षिण जिला बीजेपी के मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस मौके पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह वहां पर पहुंचा। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और उसने वांटेड अपराधी मनोज सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया। सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वालों ने जैसे उसे जीप में बिठा दिया, लेकिन बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस का घेराव कर लिया। पहले पुलिस वालों से मनोज सिंह को छोड़ने के लिए कहा, और जब पुलिस वालों ने मना कर दिया तो उनके समर्थक झड़प पर उतर आए। इसी झड़प के दौरान बीजेपी नेता नारायण सिंह के समर्थकों ने मनोज सिंह को जीप से उतारकर भगा दिया। इस फजीहत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। यही नहीं, उनके खिलाफ पोस्टर भी जारी किए हैं। अपराधी को भगाने वालों की पहचान की गई है और उनके नाम लिखे गए हैं। इनमें एक महिला शामिल है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के साथ ही बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया का आपराधिक इतिहास सामने आ चुका है। मनोज सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और बलात्कार जैसे 34 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी नेता के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं।
तो पुलिस अब वांछित अपराधी के साथ साथ बीजेपी नेता नारायण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री सीटर आता है, उसके बाद पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री सीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में। परीक्षा को रद्द किए हुए एक दिन से ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में आज तक ने देश के लाखों छात्रों के मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमने जेएनयू के कुलपति से लेकर सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार से इस बारे में बात की, जिन्होंने छात्रों से अपील की कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचें और अपना सारा ध्यान विषय को समझने पर लगाएं। सब स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि 12th का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा। मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर रहेगा तो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ, बट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे इसका मतलब प्रेशर आ रहा है। 12वीं के छात्रों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है उन्हें नंबर कैसे दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के साथ ही सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। छात्रों को किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, इसे लेकर हमने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर एक ठीक ठाक फॉर्मूला निकाला जा सकता है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 11th में बच्चे हमारे पास पूरे साल स्कूल में रहे थे, हमने सारे एग्जाम्स उनके कंडक्ट किए हैं, उनको एक रिजल्ट दिया है। 12वीं में भी अभी तक किसी न किसी रूप में आइदर ऑनलाइन या फिजिकल भी कुछ न कुछ एग्जाम प्रोसेस हर एक स्कूल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो इन तीनों ही क्लासेस को क्लब करके हम इस तरह का एक फॉर्मुलेशन जिस तरह से क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने डिजाइन किया है, हम 12वीं क्लास के लिए भी कर सकते हैं और वो एक ट्रांसपेरेंट और एक ऑथेंटिक असेसमेंट भी होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों और परिजनों की अपनी चिंता है, जो मानते हैं कि प्री बोर्ड के आधार पर नंबर देना ठीक नहीं होगा। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है, बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं तो उसको हल्के में लेता है। छात्रों की असली चिंता भविष्य को लेकर है, जिसमें 12वीं के नंबर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये करना है तो जिसके लिए मुझे कॉलेजेस में अच्छे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब यदि हम लोग 12वीं का मूल्यांकन ही अच्छे से नहीं होगा तो हम किस प्रकार आगे बढ़कर अच्छे परसेंटेज के थ्रू, अच्छे परसेंटेज के जरिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर क्या वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके? क्या इसमें कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है? इस सवाल पर माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा एक सुझाव देती हैं। नंबर 1 मैं बोलूंगी कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है, बच्चे ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, जो उसके रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, उस सबको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3, प्री बोर्ड्स, चाहे वो ऑनलाइन हुए चाहे वो ओपन बुक असेसमेंट। नंबर 4, क्लास 11th की परफॉर्मेंस भी। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि जो छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास हालात ठीक होने पर परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस हालत में छात्रों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है क्या छात्रों के लिए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रुकेंगे जो नंबरों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं। अगर 9th, 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पर रिजल्ट निकालेंगे तो आई थिंक अनफेयर होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन क्लासेस में स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं और स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं
और भी कंफ्यूजन्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज किस बेसिस पर हमारा एडमिशन लेंगे, क्या वो 12th के रिजल्ट को काउंट करेंगे या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, इस बात पर भी काफी कंफ्यूजन है। छात्रों के मन में उठ रहे इस सवाल पर हमारी टीम ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार से बात की, जिन्होंने बताया कि छात्रों को इस बात पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बड़े संस्थान एंट्रेंस टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं। In most higher educational institutions, such as JNU, the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. In those higher educational institutes where the undergraduate admission is based on 12th standard performance, or in those universities where the entrance examination cannot be held because of the pandemic situation, I'm sure the universities can devise appropriate procedures for admission which are fair and transparent. तो शिक्षा के जानकार जो हर साल अपने संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते और आगे बढ़ाते हैं, वो नंबर को लेकर छात्रों को ज्यादा परेशान न होने की सलाह दे रहे हैं। इसमें सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार भी शामिल हैं, जो मानते हैं कि छात्रों को नंबर से ज्यादा विषय को लेकर अपनी समझ बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर सीरियस रहिए, पूरे पढ़ाई के डेप्थ में जाइए और ज्ञान अर्जन के बारे में सोचिए। सरकार, समाज सब आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करे। महामारी अपने साथ हमेशा भय को लेकर आती है। घरों में कैद हो जाने की बंदिश लोगों की मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। ये वक्त भी ऐसा ही है, इसीलिए शिक्षा के सभी बड़े जानकार छात्रों से इस वक्त का इस्तेमाल नंबर से ज्यादा अपनी काबिलियत बढ़ाने पर दे रहे हैं, जिसका फायदा लेने से उन्हें कोरोना भी नहीं रोक पाएगा। कोलकाता से प्रेमा राजराम के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकार वाले घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले हमारे अपने देश भारत में भी ये नियम है कि युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसे समय में बच्चों को ही पहले राहत पाने का अधिकार है। लेकिन उन्हीं बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना से खो दिया, तो सरकारी मदद पाने के लिए क्या बच्चों से ही कहा जाएगा, जाओ ये साबित करके आओ कि तुम्हारे माता पिता कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि अनाथ होने वाले बच्चों का सर्टिफिकेट वो कहां से लाएं? कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र लाने के लिए बच्चों को लाचार करने वाली व्यवस्था पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 3 में राज्य को बच्चों के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी मिली उस व्यवस्था ने क्या किया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे 10वीं के छात्र हनुशीष की आंखों में आंखें डालकर क्या कोई जवाब दे सकता है कि आखिर जिस बच्चे ने 4 दिन के भीतर पहले अपने पिता गिरीश कुमार को कोरोना के कारण खोया और फिर माँ दिव्या का साया बेटे के सिर से उठ गया, उस बेटे के हाथ को थामकर मदद का भरोसा सरकारी ऐलानों में तो सामने आया, लेकिन माता पिता को खोने वाले बच्चे के कंधे पर ही ये साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई कि तुम साबित करो कि तुम्हारे माता पिता की मौत कोरोना से हुई है। क्योंकि अस्पताल से मिले हनुशीष के पिता की डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण निमोनिया लिखा है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। भोपाल के जिस भदभदा शमशान घाट पर पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसमें भी मृत्यु का कारण कोरोना लिखा है, लेकिन सरकारी डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कोई कारण तक दर्ज नहीं किया गया। जिस जगह कमेंट करके लिखना था कोरोना, वहाँ खाली छोड़ दिया गया। अगर उसमें कोरोना नहीं लिखा रहेगा जो हमें नगर निगम भोपाल ने दिया गया है, तो जो सरकार योजनाएं बना रही हैं कि 1 लाख देंगे, 5,000 पेंशन देंगे, तो वो उसकी लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कोरोना सिद्ध नहीं हो पाएगा। हनुशीष के पिता की मृत्यु के सर्टिफिकेट पर कोरोना सरकारी व्यवस्था लिखती नहीं और बैतूल के जिस सरकारी अस्पताल में कोरोना जैसे लक्षणों के बाद हनुशीष की मां भर्ती होकर जान गंवाती है, आरोप है कि वहां के प्रशासन ने तो कोरोना से मृत्यु का सबूत 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे से ही मांगा है। डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, डेथ सर्टिफिकेट की एक पर्ची मिली है और वहाँ के जो CMO है डॉक्टर A.K. तिवारी, अब 20-22 दिन से ज्यादा हो चुका, तो वो ये कह रहा है कि आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी, जबकि वो 2 दिन तक कोविड वार्ड में भर्ती रही। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सर हमने पहले ही सारी डॉक्यूमेंट जो हमारे एंटीजन की रिपोर्ट्स थी वो सब दे दिए थे, उसको देख के ही उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती किया था। अब वो हॉस्पिटल द्वारा मिस हो गई है और हॉस्पिटल अब हमसे ही रिपोर्ट मांग रहा है। हनुशीष जैसे बच्चों की मदद के लिए ही दिल्ली से लेकर भोपाल तक सरकारों ने मदद की योजनाएं निकाली।
पीएम केयर्स फंड से ऐसे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र में बच्चे को मासिक स्कॉलरशिप और 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए 5,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। बच्चों के लिए मुफ्त हर महीने राशन दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया गया। लेकिन ये सारी मदद बच्चे तभी पाएंगे जब उनके हाथ में अपने माता पिता की मौत का कारण कोरोना बताने वाला सरकारी पन्ना होगा। समस्या जानने के बाद अब बारी है जवाबदेह लोगों तक इस मुद्दे को ले जाने की। संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने इस जिम्मेदारी को भी निभाया है। ये सारी बातें मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से पूछी कि आखिर योजनाएं मदद करने की हैं, तो उन्हीं योजनाओं का अधिकार पाने में डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ाया क्यों जाता है। न सरकार की मंशा है, न सरकार के निर्देश हैं किसी भी जानकारी को छुपाने की। स्थानीय निकाय के डेथ सर्टिफिकेट में कभी भी बीमारी नहीं लिखी जाती थी, न पहले कभी भी नहीं लिखी जाती थी। क्योंकि ये योजना आई है तो सभी हितग्राहियों को इसका लाभ मिले, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। कैसे करेगी? करेगी, आप फिक्र मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी देखिए, हमारी सरकार ने योजना बनाई है, हमारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो बच्चे जिनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया है, उनकी मदद करना है। जब हमारी मंशा है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सरकार और सरकारी योजनाओं की मंशा साफ है तो फिर जरूरी है कि गौरव हो या आयुषी, आलोक हो या हनुशीष, ऐसे हर बच्चे के घर तक खुद अधिकारी पहुंचे जिनके जीवन के भविष्य पर अभी संकट आया है। योजना बना देना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उन योजनाओं का लाभ जमीन पर तुरंत बच्चों तक पहुंचाने की जवाबदेही अधिकारियों की तय करनी सुनिश्चित की जाए। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।